ऑन कर लीजिए। जैसे कि मैंने वेरिकोज वेन क्यों होता है, कारण क्या है, और कितने प्रकार का होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब कुछ आज आप डिटेल में देखेंगे। ध्यान के माध्यम से हम वेरिकोज को कैसे ठीक कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में वेरिकोज के बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। केवल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ठीक किया है, बहुत सारे लोगों ने ठीक किया है, सिर्फ इस टीसीएम एंड एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से। तो आज आप जानेंगे कि वेरिकोज, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता वेरिकोज होता क्या है, तो आप ये भी जानेंगे कि वेरिकोज होता क्या है। व्हाट इज वेरिकोज, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, व्हाट इज वेरिकोज। तो आप ये लेग्स के पीछे आप कुछ नसें देख पा रहे हैं, ये उभरी हुई नसें हैं, और इन्हीं नसों को बोला जाता है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स आर इनलार्ज्ड, देख रहे हैं आप पैरों में ये पिक्चर बनी हुई है, ये नसें आपको उभरी हुई नजर आ रही है। वेरिकोज वेन आर इनलार्ज्ड यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा साइज है। ट्विस्टेड, आप देख रहे हैं स्पाइरल फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ट्विस्टेड एंड स्वॉलन, स्वॉलन मतलब सूजन, सूजी हुई। वेन्स दैट यूजुअली अपीयर ऑन द लेग, ये पैरों में ही होती है। किसी के मुंह पे वेरिकोज नजर नहीं आएगी कि मेरे हाथ में वेरिकोज हो गई, या मुंह पे फेस पे हो गई, या कमर में वेरिकोज हो गई, नहीं, ये हमेशा पैरों में ही होती है। पैरों के फ्रंट में भी हो सकती है, पैरों के बैक साइड में भी हो सकती है। दे occur when the valve inside the veins which normally help blood flow back to the heart। हमारी जो नसें हैं उन नसों के अंदर भी वाल्व्स लगे होते हैं जो ब्लड फ्लो को हेल्प करते हैं। किस लिए? हार्ट तक पहुंचाने के लिए, हार्ट तक ब्लड के फ्लो को पहुंचाने के लिए। अगर वो वाल्व वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, या फिर वो डैमेज हो जाए, तो वो वेरिकोज की समस्या शुरू हो जाती है। दिस कॉजेज ब्लड टू पूल इन द वेन्स मेकिंग देम बल्ज एंड बिकम विजिबल अंडर द स्किन। तो वो क्या करते हैं, जब मान लेते हैं जो वाल्व है, वाल्व भी काम नहीं कर रहा है, आगे ब्लड को धकेलने का काम नहीं कर रहा है, तो ब्लड क्या होगा, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो वो बल्ज बनेगा, और जब बल्ज बनेगा तो वो जो नसें हैं वो उभरी हुई नजर आएंगी, और कई बार ये नसें बस्ट भी हो जाती है। जब ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक होता है, ये अंदर ही अंदर बस्ट भी हो जाती है। और वेरिकोज का मेडिकल साइंस में केवल ऑपरेशन है, या अगर ये अंदर बस्ट हो जाती है तो कई बार पेशेंट की लेग, पेशेंट के पैर काटने भी पड़ जाते हैं। तो वेरिकोज कितना क्रिटिकल है डिपेंड अपॉन द स्टेजेस, कि कौन से स्टेजेस का है। तो वो अभी आपको बताएंगे कि कितने प्रकार का वेरिकोज वेन होता है, कॉजेस क्या है, आखिर किस कारण से वेरिकोज वेन की समस्या होती है। अपीयरेंस डार्क ब्लू, आप देख रहे हैं इसमें डार्क ब्लू कलर भी है, और आपको कुछ पर्पल कलर की भी नजर आएंगी, और बल्जिंग रोप नजर आएगी जैसे एक रस्सी के आकार की। लाइक वेन्स सीन्स ऑन द लेग, जैसे आप इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, आपको रस्सी के आकार की मोटी हुई दिखाई देगी, बहुत बारीक बारीक पर्पल कलर की, और या फिर डार्क ब्लू कलर की नजर आएगी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, आखिर कॉजेज क्या है। कारण तो सबसे पहले वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, कि जो वाल्व्स हैं आपकी वेन के अंदर, वो तो या कमजोर पड़ जाते हैं या फिर वो डैमेज हो जाते हैं। दूसरा कारण है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा, आपका खड़े होने का काम है। मान लेते हैं कोई सेल्स गर्ल है या कोई सेल्स पर्सन है, अगर वो घंटों घंटों काउंटर पर खड़े होकर के, जैसे मान लेते हैं आप किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वो सारे काउंटर पर खड़े रहते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं। या फिर आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वो घंटों घंटों खड़े होकर के आपको कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स दिखा रहे होते हैं। या फिर आप देखेंगे तो जो फीमेल्स अपना बुटीक चला रही होती है, वो घंटों खड़े होकर के काम कर रही होती है। या फिर आप देखेंगे जिनका सलून है ना, तो वो सलून पे क्या पूरे दिन खड़े होकर के काम कर रहे होते हैं। या फिर आप देखेंगे किसी ढाबे पे तंदूर पे घंटों घंटों खड़े होकर के खाना बना रहे होते हैं। या फिर हमारे घर की महिलाएं जो घंटों घंटों किचन में खड़े होकर के, किसी की ज्वाइंट फैमिली बहुत बड़ा परिवार है और वो खुद खड़े होकर के खाना बनाती हैं।
एक तो ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग, आप एक जगह पर बैठ करके ज्यादा देर अगर बैठे रहते हैं तो आपको वेरिकोज की समस्या हो सकती है। तो आपको हर आधे से पौने घंटे के बाद आपको 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट आपको थोड़ा सा आपकी मूवमेंट इसकी जरूरत है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं करना। मान लेते हैं आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, आपको 8 घंटे लगातार बैठना है, तो उन 8 घंटों में क्या 8 बार आप अपनी सीट से नहीं उठ सकते? थोड़ी सी मूवमेंट की, थोड़ी सी सर्कुलेशन की जरूरत है। अगर आप एक जगह पर बैठ के घंटों घंटों काम कर रहे हैं तो आपको पक्का वेरिकोज की समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी जहां पर मोटापा होगा तो वहां पर भी ये जो, जब ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी चर्बी है, ठीक है ना, मोटापा है। अब आपकी जो, ऐसा तो नहीं है कि जिनकी जो ओबेसिटी उनकी नसें मोटी होती है, नसें तो सबकी एक जैसी है। एज पर द एज पर द एज एज पर द एज सबकी नसें एक जैसी है। अब उसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, थाइस का साइज बहुत बड़ा है, काफ मसल्स का साइज बहुत बड़ा है। तो जो फैट है, उस फैट की वजह से वो नसें दब रही हैं। अगर वो नसें दब रही है तो ब्लड का सर्कुलेशन भी कम है। ब्लड का सर्कुलेशन कम है तो देखिए, सर्कुलेशन कम क्यों हुआ, उसका कारण क्या था? एक तो था लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े हुए हैं। सर्कुलेशन कम क्यों हुआ? बहुत देर तक बैठे हुए हैं। तीसरा सर्कुलेशन कम क्यों हुआ? जो वाल्व से वो डैमेज हो गए। चौथा क्या हुआ? सर्कुलेशन कम क्यों हुआ? ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नसों में जा ही नहीं रहा। हम तभी तो बोलते हैं कि ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी नहीं है। ओबेसिटी मल्टीपल डिजीज लेकर के आती है। जैसे ओबेसिटी होगा तो आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन वीक होगा। ओबेसिटी होगा तो आपको डायबिटीज के चांसेस होंगे। ओबेसिटी होगा तो आपके घुटने खराब होंगे। ओबेसिटी होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। ओबेसिटी होगा तो आपको हार्ट की समस्या भी होगी। ओबेसिटी होगा तो आपको डायबिटीज भी हो सकता है। ओबेसिटी होगा तो आपको थायराइड भी हो सकता है। ओबेसिटी होगा तो ऐसी मल्टीपल बहुत सारी डिजीज, जिनमें से एक वेरिकोज वेन भी शामिल है। ठीक है। चौथा है प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब आप बेड रेस्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं पाती, और आपको वेरिकोज धीरे धीरे, पूरे 9 महीने आपको बेड पे रहना है, तो आपको धीरे 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 वेरिकोज डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ठीक से आगे जा नहीं पा रहा है। दूसरा, अ, जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई, क्योंकि बेबी भी माँ से ही बन रहा है, तो आपका ना तो आपका ज्यादा देर खड़े होने का काम है, ना आप ज्यादा देर बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंसीव किया हुआ है। तो जब आपके ना तो फिजिकल मूवमेंट होगी, बेबी की जो ग्रोथ है वो भी आपसे ही होनी है, तो ब्लड का फ्लो उसके लिए भी जा रहा है और आपके लिए भी जा रहा है, तो ब्लड का फ्लो आपकी बॉडी से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि एक तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं थी, प्लस आपसे ही जुड़ा हुआ बेबी का जो ब्लड फ्लो है वो आपसे कनेक्टेड है, तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो प्रेगनेंसी में भी चांसेस हो जाते हैं वेरिकोज वेन के। और उसके बाद जो रीजन है वो है हमारा एज। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, जैसे हमारे पास अभी एक पेशेंट आते हैं, वो 97 ईयर्स के हैं। उनके फुट पे और एंकल पे जबरदस्त वेरिकोज है। वो खुद भूल जाते कि वो, उन्होंने मेरे से इस बारे में कितनी बार बात की है। वो कहते हैं कि जरा देखना ये कैसे ठीक होगी। मैंने कहा अब ठीक नहीं होंगी, अब ये बहुत ज्यादा, एक तो एज रिलेटेड है, प्लस ऑलरेडी वो 97 ईयर्स के हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए आते रहो, इतना ही काफी है। एज भी तो बहुत ज्यादा है ना, एज फैक्टर भी मैटर करता है। तो वेन की जो वॉल है, जो हमारी नसों की जो वॉल है, जो वॉल मतलब दीवार है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, उसकी जो इलास्टिसिटी है ना, जो लचीलापन है, वो खत्म हो जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में मान लेते हैं आपके मदर को वेरिकोज था तो आपको भी हो सकता है, आपके फादर को वेरिकोज था तो आपको भी हो सकता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये कुछ रीजन है वेरिकोज वेन होने के। तो अब करना क्या चाहिए? करना सिर्फ एक ही काम चाहिए, जिनको वेरिकोज नहीं है
उनको डेली खड़े होकर के बीसीएम जरूर करनी चाहिए। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपको ये समस्या होगी नहीं कभी। लेकिन अब करते क्या ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर कि बस बीसीएम सेल पे काम करते, खुद यूज नहीं करते। ईमानदारी से आप देखना, अपने आप से पूछना, जितने भी ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं क्या वो डेली बीसीएम करते हैं, ईमानदारी से। क्योंकि मेरे से झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो आप अपने आप से बोलेंगे। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप डेली बीसीएम करते हैं? कुछ लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं करते। घर में ला करके रखी हुई है, आप उसका डेली इस्तेमाल करें अगर आप वेरिकोज से बचना चाहते हैं। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, किसी को ओबेसिटी है, तो प्लीज बीसीएम जरूर करें, नहीं तो उनको भी फ्यूचर में वेरिकोज की समस्या हो सकती है। सिम्टम्स क्या है? क्या सिम्टम्स है वेरिकोज के? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वेरिकोज की समस्या होने वाली है या हो चुकी है? सबसे पहले आपको काफ मसल्स में पेन होना शुरू हो जाए। अगर आपको काफ मसल्स में पेन हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर ब्लड का फ्लो कम होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे वो वेरिकोज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ आपको लगेगा कि आपके पैरों में, आपकी थाइज में या तो टाइटनेस आ जाएगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पैर बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं, यानी हैवीनेस आ रही है आपके लेग्स के अंदर। तो ये भी एक पहचान है वेरिकोज की। दूसरा, स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल और फिट। आपके एंकल पे, एड़ियों में, आपके मतलब टखने पे, और आपके फिट पे, पैरों के पंजों पे और आपके पैरों में अगर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है तो आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे वेरिकोज के पेशेंट बनते जा रहे हैं। तीसरा, बर्निंग। आपको जलन महसूस होगा। आपको कहीं पर लगता है कि मेरे पर्टिकुलर इस एरिया में, पैरों में, थाइज में, या काफ मसल्स में, या नी के बिल्कुल बैक साइड में। आप देख, ज्यादातर लोग नी के बैक साइड में बहुत सारे होते हैं, पूरा नसों का गुच्छा बन जाता है। आपको थ्रॉम्बिंग फील हो रहा है, सोरनेस फील हो रहा है, या मसल्स क्रैम्प्स। आप अपने आप से पूछिए कि कितने लोग हैं जो रात को, जिनकी अचानक से काफ काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अपने आप से पूछिए कितने लोग हैं जिनको रात को पैरों की पिंडलियों में नस पे नस चढ़ जाती है, यानी कि काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो उसका मतलब है आप धीरे धीरे वेरिकोज के पेशेंट बनते जा रहे हैं। तो आपको सावधानी की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और होगा क्या, जहां पर आपको वेरिकोज स्टार्ट होगा ना, तो आप समझ लीजिए कि वहीं पर आपको ईचिंग शुरू हो जाएगी, खुजली होना शुरू हो जाएगा। आप काफ मसल्स में आप खुजाते रहेंगे, खारिश करते रहेंगे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे अब वेरिकोज उभर के आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत पहले से ही, आप स्टार्टिंग से ही आप बीसीएम करना शुरू कर दीजिए और उस एरिया में आप हेड केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ के केसेस में क्या होगा, स्किन का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा सीवियर केसेस होगा कि जिनको बहुत ज्यादा वेरिकोज उभर के आने वाली है, चाहे वो स्पाइडर वेरिकोज हो, चाहे वो सेफेनस वेरिकोज हो। तो उसमें जो बहुत ज्यादा सीवियरिटी पे आएगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे पहले वो कलर चेंज होगा, फिर वो वेरिकोज आपको एम्बोस्ड होकर के इस तरीके से नजर आएगी, बाहर की तरफ आपको साफ नजर आएगी, ये वेरिकोज है। ठीक है जी, ये सिम्टम्स है। अब कितने प्रकार का ये वेरिकोज वेन है, कितने प्रकार का ये वेरिकोज वेन है, वो है नंबर वन, ट्रंक वेरिकोज वेन। आप सबसे पहली पिक्चर जो देख रहे हैं ये है ट्रंक वेरिकोज वेन। अब आप किसी की भी वेरिकोज देखेंगे तो आप देख करके समझ जाएंगे ये ट्रंक वेरिकोज वेन है। ट्रंक वेरिकोज वेन क्या है, ये लार्ज होती है, यानी लंबी होती है, बड़ी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, और बल्जिंग वेन्स, ब्लूइश और पर्पलिश, यानी ब्लू कलर में या पर्पल कलर में आपको नजर आएगी। यूजुअली विजिबल ऑन द लेग्स, काफ्स और थाइस। आपकी पैरों की पिंडलियों में, यानी काफ मसल्स में, या फिर आपकी थाइस में, कहीं पर भी ये नजर आ सकती है। ऑफन ट्विस्टेड एंड रोप लाइक, मोस्ट कॉमन टाइप पीपल नोटिस।
कई बार ये बहुत कम होता है कि आपको रोप मतलब एक रस्सी के आकार की आपको नजर आएगी, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन आपको अगर इस फॉर्म में नजर आ रही है, जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं इस फॉर्म में नजर आ रही है, तो आप देख करके पहचान जाएंगे कि ये ट्रंक वेरिकोज वेन्स है। अब दूसरे प्रकार की जो वेरिकोज है वो है रेटिकुलर। जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं वो रेटिकुलर वेरिकोज वेन है, जो कि मीडियम साइज की वेरिकोज वेन होती है। और ये ट्रंक वेरिकोज वेन से थोड़ी सी छोटी होती है। ये फ्लैट भी होती है, यानी कि उभरी हुई नहीं होगी, बहुत आपको हल्की हुई नजर आएगी। और ब्लूइश भी होती है, ब्लूइश यानी ब्लू कलर तो आपको नजर आएगा ही आएगा। और ये ज्यादातर आपके घुटने के पीछे नजर आएगी, आपकी थाइस में नजर आएगी, और आपके एंकल, एंकल मतलब एड़ी के पास, मतलब जहाँ पे हमारे टखने होते हैं वहां पर आपको ये नजर आएगी। इसको बोलते हैं रेटिकुलर वेरिकोज वेन। इसमें आपको पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, नंबनेस भी आ सकती है, इसके अंदर आपको इचिंग भी हो सकती है। यह है रेटिकुलर वेरिकोज वेन। और सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है, और जो सबसे ज्यादा नजर आता है वो है तीसरा, स्पाइडर वेरिकोज वेन। स्पाइडर वेरिकोज, खाली स्पाइडर आप नजर समझ लें, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा नाम आप ना तो याद रख पाएंगे ना ही पेशेंट के सामने बोल पाएंगे। दैट इज टेलेंगिस्टिसिया। टेलेंगिस्टिशिया, ये आप बोल भी नहीं पाएंगे, और आप इतनी जल्दी अंडरस्टैंड कर भी नहीं पाएंगे। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो स्पाइडर, स्पाइडर क्या होता है, मकड़ी का जाल, है ना, उसको स्पाइडर बोलते हैं ना, मकड़ी का जाल। तो आपको ये मकड़ी के जाल की तरह नजर आएगा। ये बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक बारीक, बहुत ही बारीक नसें होती हैं। ज्यादातर आपको पैरों के पंजे में नजर आएगी। ये रेड कलर की भी होती है, पर्पल कलर की भी होती है, ब्लू कलर की भी होती है, बहुत सारी आपको एंकल के आसपास सबसे ज्यादा नजर आएगी। लुक लाइक ए वेब और ट्री ब्रांच पैटर्न ऑन द स्किन। ऐसे लगेगा जैसे पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, छोटी छोटी, यूजुअली पेनलेस। ज्यादातर ये दर्द नहीं होता इसके अंदर, बट मे कॉज कॉस्मेटिक कंसर्न। कॉमन ऑन थाइज, एंकल और फेस। ये देखिए, फेस पर तो मैं आपको बताऊं कि कई लाख पेशेंट में किसी एक पर हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो थाइज पे और एंकल पे, इसके अलावा और कहीं भी। इसके बाद जो है वो है फोर्थ नंबर, दैट इज परफोरेटर वेरिकोज वेन। परफोरेटर वेरिकोज वेन आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। परफोरेटर वेरिकोज वेन ये सबसे ज्यादा मोटी होती है। ये सुपरफिशियल वेन भी बोलते हैं इसको। और ये बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डीपली आपकी पूरी पैरों में ब्लड का फ्लो जो देती है वो सबसे ज्यादा वो ये देती है सुपरफिशियल वेन। सुपरफिशियल वेन बहुत मोटी होती है। फेल कॉज ब्लड टू लीक बैकवर्ड इनटू सुपरफिशियल वेन। अगर सुपरफिशियल वेन में अगर ब्लड वापस नहीं जा पा रहा है, तो ये सुपरफिशियल वेन बहुत बड़ी होती है, मोटी होती है। कैन लीड टू स्वेलिंग, स्किन चेंजेस एंड अल्सर। अल्सर जो बनता है वो सुपरफिशियल वेन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही अल्सर बनता है, स्किन अल्सर। मैं आपको दिखाऊंगा स्किन अल्सर भी। अब पांचवा है सबसे ज्यादा, वो स्किन अल्सर होने के बाद ही ये समस्या शुरू होती है, और इसका नाम है क्रॉनिक वीनस इनसफिशियंसी। यानी कि इसको हम बोलेंगे, जो डिजीज को बोलेंगे वो बोलेंगे एडवांस्ड वेरिकोज वेन। एडवांस वेरिकोज वेन ये सबसे ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है। ए मोर सीवियर स्टेज हियर ब्लड पूलिंग डैमेज स्किन एंड टिश्यू। यानी कि स्किन को और टिश्यू को ये डैमेज करेगा। सबसे क्रिटिकल स्टेज यही है, सबसे लास्ट वाली जो आप देख रहे हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं, स्वेलिंग आएगी, सूजन आएगी, स्किन उस जगह से, जिस जगह पर ये स्वेलिंग आई है उस जगह से स्किन ठीक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। डार्क पिगमेंटेशन, यानी कि उस जगह स्किन का कलर डार्क भी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि लोगों के पैरों में आप
कलर देखते होंगे ना कि बिल्कुल डार्क कलर हो गया। आपके पास इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनके पैर देखते होंगे, पैरों का कलर नीचे फुट के पास एकदम बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, नहीं देखा होगा आपने? तो वो सबसे क्रिटिकल कंडीशन होती है वेरिकोज वेन। ईचिंग भी होगी और इसको बोलते हैं वीनस अल्सर। इसको वीनस अल्सर भी बोलते हैं। ये सबसे क्रॉनिक कंडीशन है और ये नॉन हीलिंग वुंड है, इसको हील नहीं किया जा सकता। इसमें अगर ये इतना क्रिटिकल हो जाए तो इस लास्ट स्टेज पर पेशेंट का वो पार्ट कट करना पड़ता है, उसको काटना ही पड़ेगा। ये सबसे लास्ट की कंडीशन है। तो जिन जिनको वेरिकोज वेन की समस्या है तो प्लीज सावधान हो जाइए, तो लास्ट वाली कंडीशन ना आए, वो वीनस अल्सर ना बन जाए, ठीक है ना? वो क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी यानी एडवांस वेरिकोज वेन ना हो जाए, तो आपको अपने वेरिकोज का अभी से इलाज कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, पता है कि बॉडी में दिखी तो रही है नस, परेशान थोड़ी कर रही है। अभी वो थोड़ी सी थी, आप एक साल बाद बोलेंगे अरे एक साल पहले तो बहुत छोटी सी थी, अभी अभी बड़ी है, पर परेशानी तो कुछ भी नहीं। आप 4-5 साल बाद बोलेंगे कि अब तो मेरे को चलने में दिक्कत होने लगी, ये तो पूरा भर गया मेरा पीछे से पैर, मेरी काफ मसल्स में तो अब इतना बढ़ चुका है। चलो कोई नहीं, परेशान ज्यादा नहीं कर रही। जब आपको 10 से 15 साल हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये हो गया है एडवांस वेरिकोज वेन, और अब आपको 24 घंटे आपकी काफ मसल्स में पेन है, और डॉक्टर ने को आपने दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि भाई अब तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और अगर इतना क्रिटिकल बन गया तो हो सकता है वो पार्ट कट भी करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जिनको भी वेरिकोज की समस्या है, क्योंकि मेरे पास वेरिकोज के बहुत सारी क्वेरीज हैं, सर वेरिकोज का पेशेंट है कैसे ठीक करना है, हर बार हम पॉइंट बता देते थे, ट्रीटमेंट बताते थे, लेकिन इस बार मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है कि वेरिकोज होता क्यों है, किस क्या कारण है, और कैसे पता चलेगा कि वेरिकोज की समस्या तो नहीं है, मेरे को पिंडलियों में खुजली हो रही है तो वेरिकोज की समस्या तो नहीं है, या मेरी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, या रात को मेरे पैरों की नस पे नस चढ़ जाती है और मेरी काफ मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और पिंडलियों में नस पे नस चढ़ जाती है, तो कहीं ये वेरिकोज की शुरुआत तो नहीं है। तो आप सावधान हो जाइए, आपको ये ध्यान देने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो आपको तुरंत बीसीएम स्टार्ट कर देना चाहिए जिन लोगों को ये समस्या है। और साथ में सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मैं बताऊंगा पूरा कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तो अगर वेरिकोज की शुरुआत हुई है तो अभी खत्म हो जाएगा, और जिनको वेरिकोज हो चुका है उसका भी समाधान है। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, अगर वेरिकोज हो गया तो क्या हो जाएगा, है ना? स्किन अल्सर नियर द एंकल आप देख पा रहे हैं। फिर क्या होगा, ये नॉन हीलिंग है, ये नॉन हीलिंग है, पैर काटना ही पड़ेगा। दूसरा, ब्लड क्लॉट, ये है सुपरफिशियल, जो अभी आपको मैंने बताया था ना सबसे मोटी नस है, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेबाइटिस। आप इसको थ्रोम्बस ही बोल दीजिए, क्योंकि थ्रोम्बस क्या होता है, क्लॉट होता है ना? तो थ्रोम्बस को भी क्लॉट बोलते हैं, और प्लाक को भी क्लॉट बोलते हैं, और ब्लड क्लॉट भी बोल सकते हैं। तो ये सुपरफिशियल आर्टरी के अंदर यहाँ पर ये थ्रोम्बस बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, तो इसको डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा, क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, जो हमने अभी आपको बताया था। आप देख रहे हैं आपके पास इस तरह के, सबसे नीचे वाली पिक्चर देखो, आपके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं कि नहीं आते, जिनका पैर नीचे से बिल्कुल काला पड़ा हुआ है ना? आते हैं ना? आपको लगता है ये स्किन सोराइसिस है, एक्चुअल में ये क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी है। आज आपको पता चल गया ना कि क्या डिजीज है, अभी तक नहीं पता था, अब ये पता चल गया कि यार इस तरीके का पेशेंट आएगा तो हमें क्या करना है। क्लियर है सभी को, कॉम्प्लिकेशन समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है कि अगर आपको वेरिकोज की समस्या है तो आप ट्रीटमेंट अभी से शुरू कर दीजिए। प्रिवेंशन क्या है, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं कि आपको वेरिकोज की समस्या ना हो, ठीक है? और जिनको समस्या है उनको ठीक कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन समस्या ना हो, प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज टू अवॉइड वेरिकोज वेन।
आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर बीसीएम करनी चाहिए अपने सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, जब आप कभी कभी रेस्ट करते हैं, है ना, जब आप कभी रेस्ट करते हैं, मान लेते हैं आप घर में हैं और आप टेबल पर सोफे पे लेट बैठे हुए हैं, तो आपने पैर थोड़े से एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब टेपर टाइप, या फिर आप मान लेते हैं आप जमीन में लेटे हुए हैं और आपने बेड बेड के ऊपर पैर ऐसे रख ले ताकि थोड़ी देर आपको रिलैक्स मिलेगा पैरों को। आप कभी भी देखना, जब आप अपने लेग्स को थोड़ा एलिवेट करते हैं तो आपको कितना रिलैक्स मिलता है। आप कहीं से कितने भी थके हुए हैं और आप जमीन में लेट करके आप किसी भी चीज के ऊपर, सोफे के ऊपर या बेड के ऊपर, आप पैर को एलिवेट करके आप रख करके देखना 10 मिनट, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। एक तो लंबर स्पाइन पे रिलैक्स मिलेगा, प्लस आपके लेग्स के ऊपर भी रिलैक्स मिलेगा। अगर आप डेली 5 मिनट, कोई ज्यादा नहीं है, 5 मिनट, या फिर आपको लगता है मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना कि मैं 5-5 मिनट इस चीज के लिए दूं, तो जब आप रात को सोते हैं, जब आप बेड पर लेट गए, तो दो तकिए अपने लेग्स के नीचे रख लो, ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएंगे थोड़ा सा, ताकि वो सर्कुलेशन प्रॉपर वापस आ जाए। ठीक है ना। उसके बाद अवॉइड सिटिंग स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। आप कोशिश करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप 8 घंटे बैठे हुए हैं, मुझे डर लगने लगा है कभी कभी, क्योंकि मैं 5-5 घंटे जूम सेशन लेता हूँ, लेकिन मैं ब्रेक ले लेता हूँ, है ना, और 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक ले लेता हूँ। 1.5 घंटे के बाद तो हम ब्रेक ले ही लेते हैं कि चलो ठीक है, 10 मिनट वॉक कर लो, चाय पी लो, रिफ्रेश हो जाओ। तो आप अगर लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आपको बीच में अगर ब्रेक नहीं मिल रहा तो आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए। किसी भी रीजन से, आप वॉशरूम के बहाने से जाइए चाहे कैसे भी जाइए, आपको कम से कम 2 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद जिन लोगों को ऐसी समस्या है, मान लेते लगता है कि थोड़ी बहुत मेरे को वेरिकोज की समस्या है, तो उनको स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए, पैरों में स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। और हेल्थी वेट आपको मेंटेन करके रखना है। अब ऐसा नहीं कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है तो भाई ठीक है, हम तो पंजाबी हैं भाई, पंजाबी तो जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, है ना। तो अपना वजन एज पर बीएमआई आप अपना मेंटेन करके रखिए। नो डाउट पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा था, टियान्स में आने से पहले मेरा वेट 114 किलो था, 114, यू कांट इमेजिन। वो तो भला हो टियान्स का, और टियान्स के बदौलत आज मेरा वेट 82 है। तो सब कुछ टियान्स की बदौलत ही हुआ है। आप भी अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए थे अपने पहले सेशन में, आप अपने वेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये टॉप 10 फूड्स हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बेहतर बनाएंगे, और जो वेरिकोज के सिम्टम्स हैं उसको ये खत्म भी करेंगे। आप अपने खान पीन से भी वेरिकोज को, अगर शुरुआत है तो उसको खत्म कर सकते हैं। आपको बेरीज, जूसी सिट्रस, लीन फिश, जिंजर, सीड्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए। टर्मरिक, हल्दी का यूज नहीं करते लोग, बहुत कम लोग यूज करते हैं। गार्लिक खाना चाहिए, ब्रेड एंड वेजीज, हरी पत्ते, लीफी ग्रीन्स खाना चाहिए। और रात को सोते वक्त अगर जो लोग दूध पीते हैं उसके अंदर हल्दी डाल करके जरूर पीना चाहिए। आप चाहे आधा चम्मच, आपको लगता है कि वो येलो कलर है तो बहुत हल्का डाल लीजिए, पर आपको हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए। आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग रहती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और आपकी नसें भी अच्छी रहती है, मुलायम रहती है। तो ये आपको करना चाहिए। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आज मैं आपको बताऊं, अगर आज आपको मैं बताऊं कि आज के सेशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जब भी मेरा सेशन किसी भी डिजीज पर आएगा, किसी भी डिजीज पर अगर मेरा सेशन होगा, और अगर आपको मैं उसी डिजीज से रिलेटेड अगर आपको डाइट चार्ट बना करके दूं तो कैसा रहेगा? अगर अच्छा रहेगा तो थंब का इंप्रेशन दिखाइए। हर बार मेरे सेशन में अब से आपको मिलेगा प्रॉपर डाइट चार्ट फॉर पर्टिकुलर डिजीज। आपको बहुत मजा आने वाला है। हम इसको रेगुलरली अपग्रेड करते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी सेशन मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं डाइट चार्ट में आप क्या क्या लेंगे। अब आपको हर सेशन में मिलेगा ये सब कुछ। सबसे पहले जिनको वेरिकोज के जो पेशेंट है, जिनको समस्या है,
वो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको 1 गिलास गर्म पानी पीना है विथ लेमन। हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऐसे लिख नहीं दिया है, ऐसे नहीं लिख दिया बिल्कुल भी। ये लॉजिक है हर चीज के पीछे कि सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी आप लेमन के साथ लेंगे तो विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन सी क्या करता है, आपकी जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, उनकी हेल्थ को बूस्ट करता है विटामिन सी। तो सुबह सुबह विद लेमन आप गर्म पानी लेंगे जिनको वेरिकोज है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आज से वो कल सुबह उठ करके सबसे पहले खाली पेट आपको गर्म पानी इसके साथ मतलब नींबू डाल करके आपको लेमन वाटर लेना है गर्म पानी के साथ। ठंडे पानी में नहीं लेना है, गर्म पानी के साथ। और सुबह आज रात को भिगो दीजिए 4 से 5 बादाम और 1 अखरोट, 1 वॉलनट। क्योंकि इसके अंदर है विटामिन ई एंड ओमेगा 3 फॉर ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप घंटों बैठे रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, या आपका ब्लड सर्कुलेशन कम है क्योंकि आप ओबेसिटी का पेशेंट है, तो 4-5 वॉलनट लेना है आपको, यानी सॉरी वॉलनट 1 लेना है और 4-5 आपको आलमंड्स लेने हैं, यानी बादाम 4 से 5 और 1 अखरोट जिसको वॉलनट बोलते हैं। ये आपके भीगे हुए होने चाहिए और सुबह उठ के आपको इसको खा लेना है एम्प्टी स्टॉमक। पहले आपको लेमन वाटर पीना है, उसके बाद इसको चबा चबा के आपको इसको खाना है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट फास्ट के अंदर आपको आप ओट्स ले सकते हैं विद चिया सीड्स, चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स और ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इसके अंदर है फाइबर, भरपूर फाइबर है और फ्लेवोनॉइड्स ये भरपूर है। 1 अंडा लेंगे, बॉयल जो वेज नॉन वेज ले लेते हैं तो 1 अंडा ले सकते हैं। और एक छोटी बाउल स्प्राउट्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज है उनको ये रिपेयरिंग करने का काम कर देता है। आपको ये ब्रेकफास्ट में लेना है। और एक लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी की जगह मैं एडवाइस करूंगा टी पोली। टी पोली आपको लेनी चाहिए ब्रेकफास्ट में, ठीक है। ये टी पोली क्या करेगी, एक तो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को आउट करेगी, सारे टॉक्सिन्स आपके थ्रू यूरिनेशन एक्सपेल हो जाएंगे। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। जिनको बॉडी में पेन होता है ना, कहते मेरे को बॉडी में पेन है, मेरी नसों में दर्द है, भैया टीपोली ले लो। लोग पता नहीं क्या क्या एडवाइस करते रहते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या है हमारे पास, एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास टीपोली है। आपको टीपोली सिप सिप करके पीना है। 1 कप गर्म पानी में 1 टीपोली के कैप्सूल खोल के डालना, उसको सिप सिप करके पीना है आफ्टर द ब्रेकफास्ट। आपने खा पी लिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट। अब मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मिड मॉर्निंग मतलब वो 10 से 11 बजे के आसपास। लेकिन कुछ लोग तो 10-11 बजे सो करके उठते, उनका क्या करें, है ना। तो आपका रूटीन थोड़ा सा अपना ठीक करना पड़ेगा। मिड मॉर्निंग में देखो फ्रूट्स आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि और फ्रूट में भी क्या, एक बनाना। केला 12 महीने मिलता है, 12 महीने। कम से कम आपको एक बनाना, मैं सबको बोलता हूँ एक बनाना डेली सबको खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर होता है पोटेशियम। पोटेशियम आपका मेंटेन रहेगा, कभी भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम को मेंटेन करके रखेगा। और एक ऑरेंज या आप मौसम्बी भी ले सकते हैं। अभी जो सीजन चल रहा है वो मौसम्बी का चल रहा है, तो आप मौसम्बी भी ले सकते हैं। और जब ऑरेंज का सीजन आएगा 1-2 महीने के बाद, तो आप ऑरेंज भी ले सकेंगे। तो पोटेशियम और विटामिन सी। और सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये आपने थोड़े से खा लेने हैं। इसमें मैग्नीशियम है और विटामिन ई। विटामिन ई आपकी आंखों के लिए, आपके आई विजन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये हो गया। आप देखिए स्किन के ऊपर काम करेगा तो सीधी सी बात है आपकी नसों पे भी काम करेगा। तो नसों में हमारे ब्लड के अंदर मैग्नीशियम कम है और विटामिन ई कम है, तो हमारी नसें भी कमजोर पड़नी शुरू हो जाएंगी और ब्लड का फ्लो भी कम हो जाएगा। ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स है। इसके बाद बात आती है लंच। लंच में आपको क्या खाना है, आपको सबसे पहले
जितना आपका वजन है, जितना आपका वेट है, मान लेते फॉर एग्जांपल किसी का वजन है 80 किलो, 80 केजी, तो 80 केजी इंटू 10 मतलब 800 डिवाइडेड बाई 2, यानी 400 ग्राम उसको सैलेड खानी है। 400 ग्राम सैलेड खानी है अकॉर्डिंग टू योर वेट, जैसा आपका वजन है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते किसी का वजन 60 किलो है, तो हम उसको आधा कर देंगे, 60 का आधा कितना हो गया? 30, एक जीरो ऐड कर देंगे, 300 ग्राम उसको लेना चाहिए। जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपको मिक्स वेजिटेबल सैलेड आपको लेना चाहिए, जिसके अंदर क्यूरक्यूमिन होना चाहिए, कैरेट होनी चाहिए, टमाटो स्पेनिश और बीट रूट विद लेमन और एंड ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल अब कभी भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं देगा। आप मेरा ये मानना है कि अगर आप रिफाइंड अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं, अब हम लोग खाने पीने पे कम खर्चा करते हैं कि नहीं ऑलिव ऑयल महंगा पड़ेगा, फालतू की चीजों में खूब पैसा वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा खासा ऑलिव ऑयल खाते हैं, ढंग से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी सैलेड खाते हैं, ढंग से खाना खाते हैं, तो किसी भी किचन का खर्चा 10 से 20 हजार से ज्यादा नहीं होता। फालतू की चीजों में पैसा ज्यादा खर्च होता है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। किसी का रसोई का खर्चा 10 हजार, किसी का 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार से ज्यादा किसी की घर का रसोई का खर्चा नहीं होता। और आप कोशिश करें कि आप ऑलिव ऑयल इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, या आप अपना जो कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसको यूज करें। उसको यूज करें तो उससे आपकी बोन डिजीज वो भी ठीक होंगी। और सुबह उठ करके खाली पेट उसको पी भी सकते हैं। लेकिन अभी हम सुबह जिनको वेरिकोस की समस्या है उनको हम क्या क्या पीने के लिए बोल रहे हैं? उनको वार्म वाटर विद लेमन पीने के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद क्या क्या लेना है? आपको 2 चपाती खानी है मल्टीग्रेन। ग्लूटन निकाल देना है, गेहूं निकाल दो, ग्लूटन निकाल दो, क्योंकि ग्लूटन आपको डायबिटीज देगा। आप देखिए डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब आने वाले 5 साल में 10 में से 8 लोगों को डायबिटीज होगा, ये तय है। और उसमें ये मैं रिसर्च रिसर्च पढ़ के बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। 10 में से 8 लोगों को आने वाले 5 साल में डायबिटीज होगा ही होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण होगा ग्लूटन। ग्लूटन आपको डायबिटीज भी देगा, ग्लूटन आपको इन्फ्लेमेशन देगा, इन्फ्लेमेशन बॉडी में मस्कुलर पेन देगा, नसों में दर्द देगा। और आप मैक्सिमम लोगों का देखेंगे तो सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है। सीआरपी बढ़ने का कारण क्या है? ग्लूटन। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। जब सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है तो हमारी पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ग्लूटन। तो आपको क्या करना है? मल्टीग्रेन चपाती आपको खानी है, 1 कप ब्राउन राइस खाने, और क्यूनोआ क्यूनोआ खाना खाना आपको। तो 2 रोटी मल्टीग्रेन की आपको जरूर खानी चाहिए। तो जब से मैंने वो रिसर्च पढ़ी, करीबन मुझे 2 महीने हो चुके हैं। मैंने 2 महीने से अपनी लाइफ से ग्लूटेन आउट कर दिया है, 2 महीने से ज्यादा हो गया। तो मैं अब सिर्फ मल्टीग्रेन रोटी ही खाता हूँ और ग्लूटेन फ्री हो चुका हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक तो मल्टीग्रेन खाने से आपकी सारी नसें मजबूत होंगी, क्योंकि प्रॉपर फाइबर भी होगा उसके अंदर। प्लस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपके इंटेस्टाइन बहुत अच्छी होगी, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। तो आपको मल्टीग्रेन रोटी खानी चाहिए। अपने घर से जो भी आपका आटा है उसको रिप्लेस करके आप मल्टीग्रेन ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और साथ ही क्या लेना है आपको? 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दाल लेनी है, या लेंटिल्स ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका फाइबर भी है, और उस प्लांट के अंदर भरपूर प्रोटीन भी है। लेंटिल्स के अंदर आपका भरपूर प्रोटीन भी मिलता है, और दाल के अंदर आपको फाइबर भी मिल रहा है। तो ये फाइबर भी चला गया आपकी बॉडी में, मल्टीग्रेन के थ्रू भी चला गया, आपकी दाल के थ्रू भी चला गया, प्रोटीन भी चला गया। और अच्छा खासा फाइबर आप अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने सैलेड के रूप में भी ले लिया। जब फाइबर बहुत अच्छा आएगा जाएगा तो आपकी नसें भी बहुत अच्छी होंगी।
उसका और क्या लेना है आपको, 1 कटोरी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खानी है, ब्रोकली, बीन्स, कुछ भी, जो भी हरी सब्जी आप खाना चाहते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे बीन्स खानी है, मुझे आपको लगता है कि मुझे पालक खाना चाहिए, आपको कुछ भी लगता है जो आपको पसंद हो, ब्रोकली पसंद है तो ब्रोकली खाओ, जो पसंद है। 1 कटोरी स्टीम्ड खाना है। स्टीम आप हल्का सा उसका आप सोटे कर सकते हैं। स्टीम ग्रीन वेजिटेबल 1 कटोरी। और सब कुछ आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन देखो देखा जाए तो एक ही कटोरी है। 1 कटोरी दाल होगी, 1 कटोरी आपकी ग्रीन वेजिटेबल होगी, 2 चपाती होगी, 1 कटोरी आपके थोड़े से राइस हो गए, और आपने अच्छे से सैलेड भी ले लिया, और 1 कप लो फैट कर्ड और योगर्ट। देखिए आपके ना इंटेस्टाइन में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों वेल मेंटेन होने चाहिए। और आपकी बॉडी में, इंटेस्टाइन में, जब गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपको इंटेस्टाइन में गैस्ट्राइटिस एंड कॉन्स्टिपेशन की समस्या शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको कर्ड लेना चाहिए, और या फिर आप योगर्ट भी ले सकते हैं। और इवनिंग स्नैक्स में क्या लेंगे आप, रोस्टेड चिकपीस या नट्स ले सकते हैं, आलमंड, जो नॉन वेज नहीं है, जो प्योर वेजिटेरियन है, वो आपने आलमंड्स भी ले सकते हैं, और वॉलनट्स भी ले सकते हैं, और पिस्ता भी ले सकते हैं। और ग्रीन टी पीनी है आपको, और विद ए स्लाइस ऑफ डार्क चॉकलेट। चॉकलेट वो नहीं आपको कि सिल्क वाली चॉकलेट खानी है मेरे को, वो नहीं, डार्क चॉकलेट जिसके अंदर 70% कोको है, और रिच इन फ्लेवोनॉइड्स। ये आपकी नसों के लिए, नसों के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है। तो अगर आपको चॉकलेट खाने का शौक है तो आप डार्क चॉकलेट लेना शुरू कर दो, उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा अच्छा रहेगा। तो ग्रीन टी में हम क्या पियेंगे, ग्रीन टी में हम यहाँ पे इवनिंग में भी टी पूरी पी सकते हैं। ठीक है जी। अब रात के बाद बात आती है कि डिनर में हमें क्या खाना है। सबसे पहले आप सूप ले सकते हैं, किसी भी चीज का, आप गार्लिक सूप, टमाटो सूप, जिस तरह टाइप का सूप लेना चाहते हैं सूप ले सकते हैं। 2 रोटी खानी है, वो भी मल्टीग्रेन की। ठीक है। या फिर आप रागी का आटा भी ले सकते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना, तो वो चिकन या फिश, ये नहीं पेट भर के इतना सारा, ठीक है ना, इतना सारा नहीं खाना है देवर्षिनी नंदीदास, इतना सारा नहीं खाना है, एक बाउल में थोड़ा सा, ठीक है ना। और जो वेजिटेरियन है उनको क्या खाना है, पनीर खा सकते हैं, या फिर टोफू। टोफू बहुत अच्छा रिच प्रोटीन है उसके अंदर भी, वो ये भी ले सकते हैं। और स्टीम और सॉटेड लीफी ग्रीन्स विद गार्लिक, आप वो भी ले सकते हैं। और सोने से पहले 1 कप आप गरम दूध, जिसके अंदर आप हल्दी डाल करके आप ले सकते हैं, या फिर आप कैमोमाइल टी। अब टी के चक्कर में ना पड़े, आप दूध लें और उसके अंदर हल्दी डाल करके लें, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा। जिनका सीआरपी बढ़ा हुआ है, आज जिनका सीआरपी बढ़ा हुआ है उनका आप टर्मरिक जरूर ऐड कीजिए, उनका सीआरपी लेवल डाउन आ जाएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, उनका इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। और ये जितना हल्दी आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लोग लेते नहीं, पता सबको है कि दूध में हल्दी डालने पीने से फायदा होता है, लेकिन लेता कोई भी नहीं है। आपको ये लेना चाहिए सोने से पहले, चाहे आप 1 कप दूध पियो। और आपका खाना ये नहीं कि रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे खाना खा रहे हो उसके बाद, तो फिर वो लीवर भी तो फैटी होगा, तो ये आपका खाना भी टाइम से होना चाहिए। अब हमारे ट्यांस में क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन इन ट्यांस, ओमेगा, जिंक, टीपोली और ओपीसी, ये 4 सप्लीमेंट आपको लेने हैं। और साथ में मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस। देखिए मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस, जहां पर आपका वेरिकोज एरिया है उसके ऊपर रखना नहीं है, वाइब्रेशन मोड पे रखना नहीं है, घुमाना भी नहीं है। जहां से वेरिकोज स्टार्ट हुआ उसके पहले से आपको हेड केयर को स्टार्ट करना है, और वेरिकोज एरिया को क्रॉस करना है नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे बिल्कुल नहीं लाना है, फिर से नीचे से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे से ऊपर की तरफ, फिर से नीचे से ऊपर की तरफ। कोई भी ऑयल लगा करके
या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर हमारा प्याज का नीम और आंवला प्योर प्योर ऑयल है, वो भी ले सकते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ हेड के स्लोली स्लोली बिल्कुल चींटी की चाल में आपको चलाना है, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और पॉइंट क्या करेंगे, LIV1, GB41, हर पॉइंट के पीछे लॉजिक है। CH से TS6, क्योंकि CH से TS6 क्या करेगा, ब्लॉकेज को खत्म करेगा। 74, अगर थ्रम्बस बन गया है तो थ्रम्बस को भी तो खत्म करना है। थ्रम्बस कहाँ से, यानी गांठ बन गई होगी अंदर, तो थ्रम्बस को खत्म करने के लिए हमने 74 भी डाल दिया। 39, नसों में स्वेलिंग भी तो है, तो 39 भी ऐड कर दिया। अब हेड केयर आपको करना है 15 मिनट बिफोर एंड आफ्टर एक्यूलाइफ। अगर एक पैर में आपके वेरिकोज है तो आपने हेड केयर किया ऑयल लगा के, फिर आपने पॉइंट किए, फिर दोबारा से हेड केयर किया। और BCM कितना करना है, तो BCM के लिए मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली नो BCM। लोग क्या करते हैं, वेरिकोज, हाँ जी सर हो जाएगा ठीक, आओ सबसे पहले BCM कराते हैं आपको। और BCM भी उस पेशेंट को करा रहे होते हैं, डेमो करा रहे होते हैं जिसको ऑलरेडी वेरिकोज है। आओ सर ये मशीन हमारी, हम आपको मशीन दिखाते हैं। अरे भैया हर किसी को BCM नहीं करा सकते, 1000 तरीके के लोग हैं, उनमें से अगर आप 5 लोगों को नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ईमानदारी से काम कीजिए, आपको पता है किस किस चीज में आप BCM नहीं करा सकते। पैर वाली BCM नहीं करा सकते, वेरिकोज वाले को आप डायरेक्ट सिटिंग करा सकते हो, हाथ वाली करा सकते हो, BCM बेड लेटने वाली करा सकते हो, घुटने मोड़ करके, ठीक है ना, घुटने मोड़ करके वो करा सकते हो। लेकिन खड़े होने वाली या चेयर पे बैठ के पैर रखने वाली BCM स्ट्रिक्टली नो BCM, ध्यान रखिएगा, गलती से भी उनको BCM ना कराएं। इसके बाद आया था हमारा थैंक यू, और थैंक यू के बाद फिर से